गुड आफ्टरनून माय डियर लर्नर्स। तो आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी का आया था 2023 प्रीलिम्स पेपर, उसके बारे में हम कुछ थोड़ा एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो अब जो जैसे आपने बहुत सारा एनालिसिस ऑलरेडी देखा होगा, लेकिन जैसे जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है ना बदल रहा है। आपने भी वो देखा होगा, चेक भी किया होगा। जिस तरह हम लोग फैक्चुअल चीज़ें याद रख या फैक्ट्स हमें लर्न होता था, या कंसेप्चुअल, अब ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं इन द यूपीएससी। तो ये जो पेपर है ना यूपीएससी 2023 यानी कि लास्ट ईयर का पेपर है। एंड इसमें आप देख सकते हैं, आज मैंने पॉलिटी का पोर्शन मैंने सोचा कि आज हम पॉलिटी का पोर्शन पढ़ेंगे, कुछ उसमें देखने की समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होना इम्पोर्टेंट है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एंड आपका जो कंसेप्चुअल है वो कितना क्लियरिटी में होना चाहिए, सो दैट कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। जैसे कि हम सब पढ़ते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम लोग हमेशा लक्ष्मीकांत में हमेशा पढ़ते हैं, पॉलिटी में। एंड इसमें पढ़ते हैं दूसरा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हम पढ़ते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने लिया है अमेरिका से। एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि हम चेक करते हैं कि जो हम लॉ अप्लाई कर रहे हैं क्या वो लॉ सही है, फेयर है, क्या वो लॉ अनजस्ट तो नहीं है। ठीक है, हम लोग लॉ, जो लॉ है ना उसका भी क्या चेक करते हैं, लॉ का भी फेयरनेस चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव एक्शन है और एग्जीक्यूटिव एक्शन दोनों का चेक हो रहा है कहाँ पे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। एंड जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसमें हम चेक करते हैं एंड द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ अ लॉ। ठीक है, कि जो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है कि उसमें उन्होंने प्रोसीजर सारा फॉलो किया, फिर उन्होंने चाहे वो इंडिविजुअल बोले उसमें कि ये अनजस्ट मेरे साथ हुआ या ये इस लॉ सही नहीं है, तो वहाँ पे वो वाला आपके पास स्पेस प्रिविलेज नहीं है टू से दैट। ठीक है, बट इन द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वहाँ पे है, वहाँ पे आपका चेक करना होगा कि जो लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या वो लॉ फेयर है, क्या वो लॉ जस्ट है। एंड क्या वो जो वो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है, आप उसमें चेक करेंगे जो अबाउट द मैंस लाइफ, डिग्निटी, जो भी लिबर्टी, सारा चीज़ को आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन जैसे इतना आपको अच्छे से सबको पता होता है जो पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, बट लेकिन क्वेश्चन आपका आया है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो हो नहीं सकता, बिकॉज इसका कुछ हम लोग क्या देखते हैं लॉ का, जो अपने किसी को चाहे आपने गिरफ्तार किया है, किसी को अरेस्ट किया है, किसी को कुछ आपने किसी का जो भी आपने डिप्राइव किया एक इंसान को। ठीक है, तो हम देखते हैं सिर्फ उसमें जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया, जैसे समबडी हैज़ बीन अरेस्टेड, तो हम सिर्फ इतना चेक करेंगे कि वो जो लॉ फॉलो किया गया है टू अरेस्ट दैट पर्सन, अ सिंगल पर्सन, क्या उसके लिए प्रॉपर लॉ एक मतलब वो सारे स्टेप्स फॉलो किए गए हैं, इतना हम देखते हैं। तो वो नहीं होता। तो फिर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, या एप्लीकेशन यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ आपको पता ही है, अंडर द दिस क्या नाम है इसका, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो चीज़ें हैं आर्टिकल 14 में, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो अब बताइए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है, एक कंसेप्ट बिल्ड होना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो इट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे एक इंडिविजुअल का जो भी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी है उसको डिप्राइव करने के लिए जो लॉज बनाते हैं, क्या वो लॉ सही है कि नहीं है, उसमें आप वो चेक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इन चीज़ों के लिए, इन जो भी आपके जो ऑप्शंस हैं ना, इनको समझने के लिए एंड ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास सारी, या तो इन तीन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इन जो BCD के स्टेप्स मतलब ऑप्शंस हैं उनका प्रॉपर नॉलेज, या तो आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में ही एक मोर बेटर कंसेप्ट होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। जैसे फिर अब ये है, ये तो मतलब आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है प्रेजेंस के बारे में। इन इंडिया प्रेजेंस कैसे मैनेज होते हैं, बाय द स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करता है। ठीक है, उसमें कौन सा एक्ट है, ये आपका, ये आप आराम से कर सकते हैं। ओके,
अब देखिए एक और क्वेश्चन है जो भी आपकी कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसका चीफ पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो इसमें आपको देखना है। तो क्या है आपका मेन पर्पस, तो ये डिटरमाइन करता है द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज। ठीक है, ये बताता है कि आपको जो लॉज बनाने, जो आप लॉज बनाने, इंपॉर्टेंट लॉज बनाने हैं आपको, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड द गवर्नमेंट। तो ये क्रिएशन ऑफ के बताता है पॉलिटिकल ऑफिस बनाने, मतलब ये हमें देता है स्पेस, या हमें देता है एक लाइक एक प्रॉपर वे देता है किसके लिए, पॉलिटिकल ऑफिस को बनाने के लिए, गवर्नमेंट को बनाने के लिए। इट डिफाइंस द लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। तो क्या है इन चारों में से चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जैसे जस्टिस है वो तो जस्टिस में आता है, लाइक जो भी ये जो फंडामेंटल राइट्स है वहाँ पे हम, या प्रियम्बल में जो भी हम जस्टिस पढ़ते हैं, तो जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सोशलिज्म, सिक्युलरिज्म में जस्टिस है, फेडरलिज्म में सारा चीज़ हम पढ़ते हैं, तो वो उसमें आता है। एंड पॉलिटिकल ऑफिस तो हम वैसे भी बनाते हैं इन एवरी गवर्नमेंट, मतलब इन एवरी, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ना हो या ना हो, हर एक कंट्री में पॉलिटिकल ऑफिस तो बनता ही बनता है। तो फिर अब इसका जो मेन काम क्या है फिर कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये आपको देखना है कि क्या है फिर। तो मेनली हम जो भी हम पढ़ते हैं ना अक्सर, तो इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये हमारे लिए वो रूल सेट करता है कि जो एक सिटीजन है, ना ही उस पे कोई और सिटीजन क्या करे, जुल्म करे, ठीक है, ऑप्रेस करे, ना ही उसको स्टेट कोई ऑप्रेस करे। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है ना उसके पास कोई फ्री विल नहीं हो कि शी कैन फॉर्म एनी लॉ एंड शी कैन ड्राफ्ट एनी लॉ एंड इम्प्लीमेंट दैट। तो जो इसका जो मेन पर्पस यहाँ पे आता है कि एक सिटीजन है या तो एक स्टेट है, उसको वो बचाता है कहाँ से, जो भी अगर गवर्नमेंट है ना वो एक्सेस पावर, मतलब वो जो पावर है ना एज अ डिक्टेटर की तरह यूज़ ना करे। तो दैट्स द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जितनी भी सारी गवर्नमेंट्स आई, इट डजंट मैटर हु सोवर इन द गवर्नमेंट हु इज़ रूलिंग राइट नाउ इन द कंट्री, व्हाट मैटर्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो इसीलिए कि हर पार्टी को वही कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। तो इन दैट सेंस कि वही जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट लिमिट्स देयर पावर्स, इट लिमिट्स द पावर्स ऑफ अ गवर्नमेंट, सो दैट एक जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेंसिल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस है, वो क्या रहे, वो बना रहे, मतलब एनी पार्टी कैन कम, एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी मिनिस्टर, एनी पर्सन कैन कम, बट ही हैज़ टू फॉलो द सर्टेन द दो प्रिंसिपल्स दैट आर सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक मोनार्की, डिक्टेटरशिप सबको सबसे बचाता है एक कंट्री को। तो दैट इज़ द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, अब यहाँ पे इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनैक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए ये भी क्या, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन को एटलीस्ट, मतलब ऐसे जो क्वेश्चन कंसेप्चुअल बेस्ड हो, ठीक है, थोड़ा डेप्थ नॉलेज आपको फैक्ट के बेसिस पे नहीं हो, तो आपको उसको एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, एंड सारे ऑप्शन 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। यू कांट लाइक गो विद दीज क्वेश्चंस एज सच, ठीक है, कोई नहीं दिस मे बी द करेक्ट, नो, यू हैव टू थिंक ऑन सच क्वेश्चंस, ठीक है, इधर यू थिंक ऑन सच क्वेश्चंस और यू कीप देम एज सच फॉर द लेटर मोमेंट, इट डिपेंड्स ऑन यू आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है ऑफ अ सर्टेन टॉपिक एंड हाउ इधर यू गो फॉर दिस एलिमिनेशन मैथड, ठीक है, एलिमिनेटिंग, आपको सारे ऑप्शंस आते हो तो उसमें आपको लगता है ये ऑप्शन सही होना चाहिए, नहीं तो आपको क्या होना चाहिए, आपको फिर इन क्वेश्चंस पे लास्ट में कर लीजिए, थोड़ा टाइम लेके इन क्वेश्चन पे आपको फोकस करना चाहिए। तो इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretations of the fundamental rights। तो कौन सा वाला अमेंडमेंट था जो क्या किया लाया गया था, टू ओवरकम, ठीक है, टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन किसका दे रहे थे, फंडामेंटल राइट्स का, उसको ओवरकम करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट लाया गया था, तो इट वॉज द फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसके लिए आपको अमेंडमेंट्स का पूरा पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 42nd अमेंडमेंट इज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 44th अमेंडमेंट
78 यू हैव टू रेड द 86th अमेंडमेंट, जिसमें वो एजुकेशन वाला लाया था। तो आपको सारा अमेंडमेंट पता होना चाहिए, या तो आपको वो पता होना चाहिए सारे अमेंडमेंट्स के बारे, या तो आपको इसी क्वेश्चन का डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मतलब इसका एक जुडिशल इंटरप्रिटेशन कैसे हुआ था, व्हाट डज दैट मीन, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो किस अमेंडमेंट से ये किया गया था, तो तभी आप ये क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ज़्यादा वो नीड होता है टू फोकस एंड टू गिव द टाइम। उसके बाद ये तो आसान है, इसमें आपका यही है जैसे आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो उसमें सारी जो कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, बैकवर्ड क्लास है, लॉ कमिश्नर है, तो ये सारा आपको पढ़ना है। इनमें से कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये आपके लिए ईजी, इट्स फैक्चुअल क्वेश्चन। तो अभी तक हमने कितने 3 क्वेश्चन हमने पढ़े जो अभी तक कंसेप्चुअल बेस्ड है, जिनमें थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग का नीड होता है आपको। फिर है इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट, ठीक है, इज डिक्लेयर वाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, कैसे वाइड किया जाता है, और इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी पोस्ट फॉर नहीं किया जाता है, किया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स टाइम लिमिट्स विद इन विच ईयर ही हैज टू डिक्लेयर हिज और हर एसेंट, ठीक है। तो क्या उसके लिए टाइम है कि उसको बिल को एसेंट देना इंपॉर्टेंट, उसके लिए टाइम लिमिट सेट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो नहीं है। तो आपको इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना इंपॉर्टेंट, अपने प्रेसिडेंट पर आपको उसके हर एक पॉइंट का अच्छे से ध्यान होना चाहिए, कहाँ पे कैसे प्रेसिडेंट का एज क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट कब तक बिल को रख सकता है, उसके पास कितना वेटो होता है, पॉकेट वेटो, सस्पेंसिव वेटो, एंड तो क्वालिफाइड या एब्सोल्यूट वीटो होता है, क्वालिफाइड नहीं होता। तो आपको देखना है ये सारी चीज़ें कि कैसे आपको हेल्प कर सके, मतलब कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि आप देखिए एक ही क्वेश्चन में सिर्फ एक टॉपिक के बारे में, एक क्वेश्चन में 2-4 टॉपिक को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन चीज़ों का आपको नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे फाइनेंस बिल और मनी बिल, ठीक है, मनी बिल और फाइनेंस बिल में आपको अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो मनी बिल 100 आर्टिकल 114 में कौन कौन से बिल्स आते हैं जिनको हम मनी बिल कह सकते हैं। फिर फाइनेंस फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2 होता है जो हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं। तो उसमें आप पढ़ सकते हैं when the लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये आपको देखना है। तो कर सकता है, मनी बिल को नहीं, मनी बिल को भी कर सकता है, बट एक्सेप्टेंस या नहीं वो डिपेंड करता है लोकसभा, लोकसभा कैन रिजेक्ट दैन अमेंडमेंट एज वेल। तो ये एक नॉर्मल से क्वेश्चन है जो आपको कहाँ से मिलेगा, बट इसके लिए भी आपको मेटिक्यूलस होता है ना, मेटिक्यूलस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटी होना चाहिए, मेटिक्यूलस आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बिल्स इसमें इंपॉर्टेंट है, आपने मनी बिल फाइनेंस से पढ़ा, इसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ा, इसमें आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, तो ये टॉपिक्स कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टू राइट फॉर द एग्जाम्स, या आपने यहाँ पे पढ़ा अमेंडमेंट्स के बारे में, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर जैसे ये है कम्युनिटी रिजर्व, ये आपका इसका क्वेश्चन आ जाता है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए अब ये वाला शेड्यूल एरियाज ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि इसमें क्या आता है, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, आपको अच्छे से पता होना चाहिए उसके बारे में। उसके बारे में किस एरिया को शेड्यूल एरिया, किसको शेड्यूल ट्राइब, या जैसे 6 शेड्यूल में AMTM आपको याद होना चाहिए। फिर उसमें प्रेसिडेंट कैसे लॉ बना सकता है या नहीं बना सकता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे शेड्यूल 5 में या शेड्यूल 6 में जैसे वो बनती है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती है, तो इसका आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जैसे शेड्यूल एरियाज़ के बारे में या वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो ये कहीं पे डिफाइन नहीं किया गया है। तो अक्सर जो डेफिनेशन से होते हैं ना इन द क्वेश्चन, वो मतलब मेनली डिफाइन नहीं होती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्टली ये क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। तो इसमें आपको ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है टू गो फॉर द एग्ज़ाम्स, जिसका आपको मेटिकुलस अंडरस्टैंडिंग होना इम्पोर्टेंट होता है, जिसके आपके माइन्यूट चीज़ें भी पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। एंड जो ये क्वेश्चंस है ना, जैसे आपका ये है गवर्नर जनरल, यहाँ पे आपका क्या है, फॉलोइंग एक्ट, ठीक है, यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिजिग्नेटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, किस एक्ट में ऐसा किया गया था। एक तो इसको पॉलिटी के मतलब पहले भी हम पढ़ते हैं, पॉलिटी का जो स्टार्ट होता है ना विद एक्ट स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं इसमें जो पॉलिटी से आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, जो स्पेक्ट्रम है ना, स्पेक्ट्रम में जब हम पढ़ते हैं ना इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस होता है ना, इंडिपेंडेंस के बाद के चैप्टर्स होते हैं जहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया में कैसे फिर जुडिशरी बना, इंडिया में कैसे सारे एजुकेशन ग्रो हुआ, इंडिया में कैसे
जो इविल्स वगैरह लॉज सोशल थे वो कैसे बेटर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद कुछ चैप्टर जो आ जाता है ना इंडिया के, आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला नहीं, इसी में जैसे जैसे जो ही आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसके बाद होता है राइज ऑफ मीडिया कैसे हुआ, न्यूज़पेपर एजुकेशन, वो सारा जो जुडिशरी आता है ना, तो वो आपको उसी से पढ़ना चाहिए, सारे एक्ट्स है ना आप उसी से पढ़ लीजिए, तो आपको वहाँ पे बेटर बेटर वो मिलेगा नॉलेज, मतलब जो भी क्वेश्चन वहाँ पे जो ऑप्शंस है क्वेश्चंस बेटर मिलेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे एज कम्पेयर टू जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं, वो भी सही है लेकिन वहाँ पे उससे ज़्यादा लिखा गया है, मतलब उससे ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया गया है एंड मोस्टली वो वहीं से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस जो हमने पॉलिटी का देखा कि आपको कैसे पॉलिटी का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वैसे हिस्ट्री में तो उतना है नहीं बिकॉज हिस्ट्री में जनरल क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, जो भी फैक्चुअल डाटा आपके पास है वही बताया गया है, या जैसे ये आपका रह गया आर्ट एंड कल्चर में या इसमें डायनेस्टीज़ में, ये तो आपका एंशंट हिस्ट्री मिडीवल हिस्ट्री हो गया आपका, ठीक है। फिर ये आपका एंशंट बुद्धिज़्म जैनिज़्म शैविज़्म वैष्णविज़्म ये आपका हो गया दिस एंशंट हिस्ट्री, ओके। या फिर आपका हो गया विजयनगर एम्पायर, तो कुछ एम्पायर जैसे मिडीवल हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट आपका दिल्ली सल्तनत हो जाता है, दिल्ली सल्तनत के बाद जो भी हम पढ़ते हैं सारे किंग तुगलक सारे पढ़ते हैं, वो सारा आपको पढ़ना है एंड एंशंट का भी होना चाहिए आपको, और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर मॉडर्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मॉडर्न पढ़ना है, और मॉडर्न में बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे आप देखिए सरेंडर ड्यू टू द पुर्तगीज, तो किसने ऐसा किया था, तो बहादुर शाह ने। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें किस चीज़ पे अभी ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है अभी। एंड फिर एनवायरनमेंट प्लस साइंस एंड टेक ज़रूरी है। एनवायरनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस साल 2023 में 35 क्वेश्चन एक आए थे फ्रॉम द एनवायरनमेंट। साइंस एंड टेक से भी बहुत क्वेश्चन आए थे एंड फिर इकॉनमी में इकॉनमी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है, उसमें भी कुछ कुछ टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब आपको मतलब ज़्यादा नज़र होना चाहिए, इस पर ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। एंड करंट अफेयर तो ऐसा पता है, स्कीम देखिए जननी सुरक्षा योजना, तो स्कीम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, कार्बन फाइबर्स के बारे में, जननी सुरक्षा योजना, या यू कैन से द अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी क्या होता है। फिर देखिए यहाँ पे ये साइंस के क्वेश्चन है कि कार क्रैश या कोलिजन होता है तो उस टाइम क्या होता है, ठीक है। एक्सेलेरोमीटर कैसे काम करता है इसके बारे में बताया है, तो या एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप होगा फ्रॉम द टेबल, या स्मार्टफोन टिल्ट होगा, ठीक है, तो उस टाइम जो एक्सेलरोमीटर है ना कैसे काम करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको जो पढ़ने की आपको ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए बायोफिल्टर्स, ठीक है, बायोफिल्टर्स आपका साइन ये एनवायरनमेंट हो गया। सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम किस कंट्री ने लॉन्च किया, ये आपका हो गया साइंस एंड टेक या करंट अफेयर। फिर देखिए सिफाइड नेब्यूले पल्सर्स, ये साइंस एंड टेक। बैलिस्टिक मिसाइल्स, ब्रह्मोस, अग्नि, ये तो अक्सर क्वेश्चंस ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल्स पे अक्सर क्रूज मिसाइल्स पे अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं इन योर एग्जाम्स। फिर गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी, कोल बेस्ड थर्मल पावर एंड ग्रीन हाइड्रोजन पे 1-2 साल क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपका रह गया जियो पॉलिटिक्स यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस आया, तो यूक्रेन के साथ कौन बॉर्डर शेयर करता है, जैसे जो जो कंट्रीज़ अभी न्यूज़ में हैं, फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन इसराइल है या ईरान है या और भी कंट्रीज़ है, तो उनके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। रेड सी पे इस बार जो हुआ था तो वो उसके बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस वगैरह जो भी स्ट्रेट्स हैं तो उनका नॉलेज होना चाहिए, जो कंट्रीज़ अभी क्या हैं इन द न्यूज़ है। फिर आप देखिए अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इंफ्रारेड रेज के बारे में एंड दिस इज़ द इंसुलेशन यानी कि जो सन से लाइट आती है ऑन द अर्थ, फिर इंफ्रारेड रेज के बारे में क्वेश्चंस है। अब देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो आपका एनवायरनमेंट में आता है, ये आपका रह गया ज्योग्राफी, सीज्मोग्राफी, वेव्स एस वेव्स, ये सारा ज्योग्राफी से आता है आपका। फिर देखिए टेम्परेट कंट्रास्ट टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन, या भी आपके ज्योग्राफी से है। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका। फिर ऐसे आपको देखने जैसे ये एमएसएमई, ये आपका इकोनॉमी का हो गया, सेंट्रल बैंक ये भी इकोनॉमिक्स का हो गया।
तो मेटाजीनोमिक्स, एरियल मेटाजीनोमिक्स, ये क्या है? ये आपका साइंस एंड टेक करंट अफेयर से मिलेगा। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? ये भी आपका करंट अफेयर है, साइंस एंड टेक करंट अफेयर से मिलेगा। देखिए टर्म बीटा रेफर्स फाइनेंस में, जो ये हो गया इकोनॉमी का, जो आपको करंट अफेयर से मिलेगा। तो बसाल्ट रॉक एंड द फार्म लैंड्स, ठीक है। तो कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन, जो ये मोस्टली करंटली ना एनवायरनमेंट से ये पढ़ते हैं, कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपके, फिर ये देखिए पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है इंडिया का। देन द यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में इंडिया ने क्या उसमें बोला, मतलब इंडिया ने कितना ग्राउंड वाटर यूज़ किया है। Constitution of India, central government has a duty to protect states from the internal disturbances. ये आपको पॉलिटी का आता है। Constitution of India exempts the states from providing legal counsel to a person. Prevention of the Terrorism Act 2002, confession of the accused before the police, it cannot be used as evidence. तो ये पॉलिटी की क्वेश्चन है आपके, जो जो कि फैक्चुअल है, मतलब पढ़ा होगा आपने, आप आराम से कर पाओगे ये। फिर है कंट्रीज हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेज। न्यूज़ में कौन सी चैनल या कौन सी कंट्री है जिनको इतना ज़्यादा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज है अभी? तो बायोडाइवर्सिटी, ये आपका हो गया। एनवायरनमेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वहाँ पे कौन कौन से होना चाहिए, तो ये भी आपको इसमें करंट अफेयर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में नॉलेज। यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड किसका लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड है कि नहीं है? सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड है स्विट्ज़रलैंड में कि नहीं? तो यूएसए और ईयू ने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल किया है। इस तरह करंट अफेयर, ये दोनों करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। इंडिया का एक्सपोर्ट कैसा है, तो करंट अफेयर में बहुत आपको पता होना चाहिए। फिर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जो कि अभी रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस तो पढ़ते हैं ना प्रीलिम से पहले, मैक्सिमम रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस हम पढ़ते हैं, तो ये आपको होना चाहिए। होम गार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, पॉलिटी से। एंड इट शुड बी इन द करंट अफेयर, एक्चुअली इसीलिए पूछा गया होगा। फिर ग्लोबल कम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, जीसीएम क्या होता है? तो यूएन ने ये रिसेंटली अडॉप्ट किया है। तो इसी को इंटरनेशनल इंडिसेस कहते हैं ना। अक्सर इंटरनेशनल इंडिसेस पढ़ो, फिगर्स पढ़ो, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जो न्यूज़ में हो ना उन्हीं के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी जो न्यूज़ में हो ना उनको पढ़ना आपको ज़रूरी हो जाता है। अभी जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसने वहाँ पे जैसे चिली, साउथ अफ्रीका ने इसके लिए डाला था, फ़लस्तीन के लिए जो पेटिशन या उनके लिए बात करी थी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बात करना, या मतलब अभी वो आ गया ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरनेशनल, जो भी करंट अफेयर्स में अभी चाहे आया वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो बात ठीक है। तो मतलब ऐसी ऐसी जो भी ऑर्गेनाइजेशन अभी न्यूज़ में होंगी तो उनको आपको देखना पड़ेगा ज़रूरी प्रीलिम्स पहले। तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, प्रीलिम्स से पहले जो न्यूज़ में है उनको देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ये देखिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट। देखिए ये आपका आ रहा है जियो पॉलिटिक्स, यानी कि आईआर, इसराइल और इसका डिप्लोमेटिक रिलेशंस। 44th चेस ओलंपियाड करंट अफेयर है। फिर अवार्ड्स देखिए, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रीय खेल अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है। रीजन जो इन द न्यूज़ है, हम अक्सर कहते हैं ना मतलब वो प्लेस न्यूज़ जो न्यूज़ में वो उसको उनको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हैं कहाँ से, फ्रॉम द प्लेस जो इन द न्यूज़, नॉर्थ कीवन, इतूरी, नागोर्नो काराबख, खेरसोन एंड जापोरिजिया, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की अभी ज़रूरत है, बिकॉज इट्स 20 days टू गो फॉर योर प्रीलिम्स। तो जैसे अभी कन्फ्लिक्टेड कौन कौन है इन द न्यूज़, डोनबास, कार्चिन, टाइग्रे, तो कहाँ कहाँ पे हैं ये तीनों प्लेसेस। हैवी इंडस्ट्रीज़ के न्यूज़, साइंस का बेसिक क्वेश्चन है। G20 के बारे में क्वेश्चन है। तो इनमें से किन को क्या मिला है इंटरनेशनल अटेंशन, इनको किस वजह से इन 4 कंट्रीज़ को मिला इंटरनेशनल अटेंशन, किस वजह से मिला?
तो उसके बारे में। तो ये आपका क्या था, करंट अफेयर। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस, जो हम थोड़ा प्रीवियस इसलिए थोड़ा सा देखा कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन आता है, आईआर में वही क्वेश्चन आता है जो अभी न्यूज़ में होंगे, प्लेसेस या जो कन्फ्लिक्ट्स हो उसके बारे में होता है। एंड फिर पॉलिटी की क्वेश्चन, फिर एनवायरनमेंट, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारा वो होता है, तो उस पर आपको ज़रूरी एक नज़र होना चाहिए। That's all for today. Thank you. Have a good day. I hope this video will help you.